गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो है कृतिका के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2। पार्ट 1 आप डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका लिंक डाल दूंगी और प्लेलिस्ट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि जो 3 चैप्टर हैं, साना साना हाथ जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूँ और माता का अंचल, ठीक है, 3 चैप्टर हैं। इन तीनों चैप्टर के मुख्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले का सेट आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। तो यह है पार्ट 2 और आज हम इस पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन को यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है, मनुष्य अंधाधुंध वृक्षों की कटाई तथा नदियों के जल को दूषित कर रहा है। दूषित का मतलब होता है प्रदूषित। पहाड़ों को पर्यटन स्थल बनाकर प्रदूषण फैला रहा है। मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहा है। इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। देखो, भूमिका होनी चाहिए इससे पहले आप जो यहाँ पर लिखा है ना, अंधाधुंध कटाई की जा रही है, पहाड़ों को पर्यटन स्थल बना रहे, तो यहाँ पर आप कटाव का जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि हमको बिल्कुल चैप्टर से हटके ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना होता है, थोड़ा चैप्टर से रिलेट करना होता है। जैसे आप लिखेंगे, सना सना हजोड़ी पाठ में जितेन नारगे लेखिका को सिक्किम की प्रकृति और भौगोलिक स्थिति के बारे में बताते हैं। हिमालय की गहनतम घाटियां, फूलों से भरी वादियां, बर्फीली चोटियां, युमथांग, कबिलोंग स्टॉक, लायूं, कटाओ आदि स्थानों की सुंदरता देखते ही बनती है। किंतु आज की पीढ़ी स्वार्थ परक हो गई है, वह प्रकृति को अनेक प्रकार से हानि पहुंचा रही है। ठीक है, स्वार्थ परक कैसे लिखते हैं ये देख लीजिए आप, क्योंकि जब अच्छे शब्द आप लिखेंगे तभी आपके प्रश्न देखिए ना, 4 नंबर का प्रश्न है। स्वार्थ परक हो गई है और वह प्रकृति के को अनेक प्रकार से हानि पहुंचा रही है। मनुष्य अपने लाभ के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिसमें जो है वन काटे जा रहे हैं और वन समाप्त हो रहे हैं। मनुष्य नदियों के जल को दूषित करने के लिए जो है जल का गलत गलत प्रयोग से अनेक स्थानों पर पानी की कमी हो रही है। जलीय जीवों का ह्रास हो रहा है, ह्रास ऐसे लिखते हैं, ह्रास ह्रास हो रहा है। ठीक है, यानी कि नुकसान। मनुष्य पहाड़ों को पर्यटन स्थल बनाकर प्रदूषण फैला रहा है, पहाड़ों पर भी, उन स्थानों पर भी प्रदूषण फैला रहा है, जिससे प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। प्रतिक्रियाएं, अब प्रक्रियाएं जैसे तापमान का गिरना, ठीक है, जैसे तापमान का गिरना या बर्फ का गिरना कम होता जाना, इन सभी कारणों से प्रदूषण की वृद्धि हो रही है। इसे रोकने के लिए हमें उचित उपाय करने होंगे। अब यहाँ पर आप इसको पॉइंट में लिख सकते हो, जैसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पेड़ लगाए जाएं, नदियों में कूड़ा करकट ना डाला जाए, अधिक पर्यटक स्थल ना बनाए जाएं, तथा विकास की अवधारणा का अनुपालन करते हुए, अगर हम विकास की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं, तो प्रकृति संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि अंत में हमको प्रकृति के सहारे ही अपना जीवन यापन करना है। तो विकास के अंधाधुंध दौड़ में हम प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, कुछ इस प्रकार से आप पॉइंट लिखेंगे और कटाव का यहाँ पर एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं तथा प्रकृति के करीब हैं। बच्चे शारीरिक खेल खेलते हैं, अपने परिवार के साथ घुल मिलकर रहते हैं। माता का अंचल पाठ में ग्रामीण परिवेश के चित्रण को दर्शाते हुए पाठ के आधार पर शहरी और ग्रामीण जीवन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। गांव में लोग कैसे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, प्रकृति के करीब रहते हैं, पेड़ की छांव में झूला होता है ना, इस प्रकार से रहते हैं। बच्चे शारीरिक खेलते हैं, आपने चैप्टर में भी देखा, पाठ में देखा। तो यहाँ पर बताना है कि ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन, शहरी जीवन में क्या अंतर आ गया है। तो माता का अंचल पाठ में लेखक ने ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है। परिवेश ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा भी है, ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है और वहाँ की जीवन शैली का उल्लेख किया है। वहाँ पे सामूहिक वातावरण है, लोगों के मध्य आत्मीयता, मैंने आपके पहली वीडियो में बताया था कि माता का अंचल चैप्टर जहाँ पर आएगा वहाँ पर आत्मीयता जैसा शब्द जरूर डालेंगे आप। आत्मीयता है यानी कि अपनापन है, लोग प्रकृति के करीब हैं। इसके विपरीत शहरों के लोग में जो है एकल जीवन यापन करने की प्रवृत्ति है, एकल, है ना, सिंगल रहना पसंद करते हैं, सबको स्पेस चाहिए, है ना। घर पे भी बच्चे बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा हमको अलग रहने दो, लेकिन पहला ऐसा नहीं होता था, बच्चा भी बड़े जो लोग हैं उनके साथ ही रहता था और वो कभी स्पेस नहीं मांगता था। लेकिन आज एकल परिवार है ना, एकल जीवन यापन करने का प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने होता है स्वभाव, नेचर। एकल प्रवृत्ति जीवन यापन करने को उन्मुख हो रहे हैं। उन्मुख मतलब, अगर उन्मुख कहीं पर आए अनसीन पैसेज में ध्यान रखेंगे, उन्मुख मतलब होता है उसकी ओर बढ़ना। लोगों के बीच आत्मीयता की कमी हो गई है। माता पिता दोनों के द्वारा नौकरी करने के कारण वो बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जितना ग्रामीण माता पिता दे पाते हैं। अब देखो ना, अगर किसी के पिताजी किसान है तो बच्चा खेत में जाएगा, पिता के साथ काम करेगा, स्कूल जाएगा, स्कूल से घर आके पिता को खाना देने, चाय देने, इस प्रकार से जाएगा। तो माता पिता का एक जो है सानिध्य बना रहेगा। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है, माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद ट्यूशन चले जाते हैं और कुछ ही समय अपने माता पिता से मिल पाते हैं, और उसमें भी जो है
फ़ोन आने से जो क्या हो गया कि माता पिता भी उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और बच्चा भी फ़ोन में व्यस्त हो जाता है। इस प्रकार ग्रामीण और शहरी जीवन में अत्यधिक अंतर दिखाई देता है। इस प्रकार से आप इसको डिफाइन करेंगे। अगला प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूं से, हिरोशिमा की घटनाओं के बारे में सुनकर तथा उनके कुप्रभावों को प्रत्यक्ष देखकर भी विस्फोट का भोक्ता नहीं बन पाया। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और कैसे महसूस किया। बहुत ही महत्वपूर्ण, भोक्ता कब माना अपने आप को। भोक्ता मतलब कि उस पर बीत रही है, भोगने वाला, है ना। तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर लेखक हिरोशिमा की घटनाओं के बारे में सुनकर उनके कुप्रभाव, देखो साइंस का विद्यार्थी था तो जानता था, कुप्रभावों को प्रत्यक्ष देखकर भी विस्फोट का भोक्ता नहीं बन पाया। एक दिन जब वो जापान के हिरोशिमा नगर की एक सड़क पर घूम रहा था, अचानक उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। मैंने आपको परसों भी पिछली वीडियो में ही बताया था कि आप चित्र वो जरूर देखेंगे अपनी बुक पर। तो उस पर एक विस्फोट के समय कोई मनुष्य उस पत्थर के पास खड़ा रहा होगा। रेडियोधर्मी किरणों से उस आदमी का भाव बनना तय था। उसकी छाया पत्थर पर डाल दी थी। उसे देखकर लेखक के मन में पीड़ा से भरी अनुभूति जाग गई। क्या जाग गई, पीड़ा से भरी अनुभूति जाग गई। और वो अनुभूति के जागने से ही उसके मन में विस्फोट का प्रत्यक्ष दृश्य साकार हो उठा। ऐसा लगा कि उसके सामने ही घटित हो रहा है। आकार यानी कि साकार मतलब उसके सामने समक्ष उसके आ गया। उस समय उसने स्वयं को विस्फोटक का या विस्फोट का भोक्ता महसूस किया। तो आप याद रखेंगे उसको कब भोक्ता महसूस किया, जब जापान जाकर रोड से गुजर रहा था और पत्थर पर पड़ी उसने छाया को देखा और उसने अनुमान किया कि रेडियोधर्मी किरणों के कारण ये मनुष्य यहाँ पर भाप बनकर उड़ गया। तो तब उसने अपने आप को विस्फोटक, हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता माना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले सेट पर। अगला सेट है हमारा 3 क्वेश्चन का। पहले माता का अंचल चैप्टर है इसमें भी। पहला प्रश्न है माता के अंचल से कि जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी धीरे धीरे आकर जीमने के लिए बैठ जाते। जीमना मतलब खाने के लिए। उन्हें देखकर बच्चे बहुत हंसते थे। लेखक के पिता का बच्चों के साथ खेलना उचित है, आपसे पूछा जा रहा है। माता के अंचल पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपने मत प्रस्तुत कीजिए। देखो यहाँ पर वैसे तो आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप खुद से बताएं। अब जिसने अपने पिता के साथ खेल खेला है, जो अपना पिता का सानिध्य चाहता है, वो तो कहेगा अच्छी बात है। लेकिन जो सोचता है मुझे स्पेस चाहिए, आजकल के जो बच्चे हैं वो सोचते ही नहीं हम पिता के साथ क्या खेलेंगे। लेकिन हम इस चैप्टर का एक आदर्शात्मक आंसर देखते हैं कि कैसा लिखा जाएगा। माता का अंचल पाठ के आधार पर लेखक के पिता का बच्चों के साथ खेलना पूर्णतः उचित है। भाई अगर उससे क्या होता है ना, बच्चों की देखभाल होती है। पूर्णतः उचित है, बिल्कुल उचित है कि बच्चे के साथ उसके माता पिता खेलें। पूर्णतः उचित है। लेखक अपने मित्रों के साथ अपनी रुचि और अपने ग्रामीण परिवेश के अनुसार खेल खेला करता था। लेखक के पिता अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। उसकी एक एक गतिविधि को बड़े ध्यान से देखा करते थे, है ना। अभी हम कभी कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि पेरेंट्स वहां पे नहीं होते तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती। तो वो एक एक गतिविधि, एक एक एक्टिविटी को बोलते हैं गतिविधि। गतिविधि को बड़े ध्यान से देखा करते थे। जब उनका खेल पूरा होने लगता तब वे बीच में ही पहुंच जाते और खेल का अंग बन जाते थे। कुछ देर तक वे बच्चों के संग खेलते, उनकी खेल की सराहना करते, बच्चों की प्रशंसा करते और इस प्रकार वे अपना भी मनोरंजन करते। वास्तव में वे उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करते। जब बड़ा बच्चों के साथ शामिल होता है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चे का उससे प्रेम जो है और ज़्यादा बढ़ता है और वो उसको अपने मित्र के समान, कहीं ना कहीं संतान और माता पिता के बीच एक छुपा हुआ मित्र का भाव भी होता है जो होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो बच्चा भटकता है। इसलिए आप इसको लिखेंगे कि हाँ पूर्णतः उचित है कि ऐसा होना, पूर्णतः उचित है कि पिता उनके खेलों में भाग ले। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें अपने पक्ष में इसके ही आप लिखेंगे, आप विपक्ष में नहीं लिखेंगे क्योंकि पक्ष ही जो है इसका आदर्शात्मक उत्तर है। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में शहरी जीवन की भागदौड़ और मनुष्य का अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रक्रिया ने एकाकी बना दिया है और यंत्रों की दुनिया ने मनुष्य को यांत्रिक और भावशून्य बनाने का कार्य किया है। भावशून्य मतलब होता है कि वो इमोशनलेस हो गया है। यंत्रों की दुनिया मतलब होता है हर चीज को मशीनरी चीज है, देखो फोन है या कोई भी चीज है, गाड़ी है, घर में आप फ्रिज है, तो सारी मशीनें चीज है। इन पे वो जो है इतना व्यस्त हो गया है कि भावशून्य हो गया है। जबकि यात्राएं मनुष्य को भावशून्य होने से रोकती हैं। देखो हमने जब चैप्टर पढ़ा था साना साना हाथ जोड़ी, तो लेखिका जब जाती है तो सब भले ही कोई सेल्फी ले रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, लेकिन लेखिका का मानसिक चैनल दर बदर वहां पर हर स्थिति को देखकर बदलता रहता है। तो यात्राएं जो होती है मनुष्य को भावशून्य होने से रोकती हैं, उसके अंदर भावनाएं डालती है। आप कहीं कैसा दृश्य देखोगे, कहीं कैसा दृश्य देखोगे, कहीं प्रकृति देखोगे, कहीं वास्तविकताओं को देखोगे, अपने समक्ष देखोगे, तो आप कहीं ना कहीं भावशून्य होने से खुद को रोकोगे। इसलिए आपने देखा होगा जब भी मनुष्य को समय मिलता है वो भीड़ में जाने का प्रयास नहीं, एकांत में जाने का प्रयास करता है। उसका रीजन, उसका कारण यही है।
तो सना सना हा जोड़ी पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दीजिए। मतलब आप ये बताइए कि क्या ये सही है कि यात्राएं मनुष्य को भाव शून्य होने से रोकती हैं? क्या मनुष्य अब एकाकी जीवन जीकर भाव शून्य बनता जा रहा है? इस पे आपको लिखना है। तो आप इसमें क्या कहेंगे? सबसे पहले कहेंगे हाँ, यात्राएं मनुष्य को भाव शून्य होने से रोकती है, मैं इस कथन में पूर्णतः सहमत हूँ। मनुष्य की नीरस होती जीवन शैली से मुक्ति दिलाने के लिए, नीरस मतलब जिसमें कोई रस ही नहीं बचा। अब सोचिए, हमारे जीवन में अगर संडे नहीं होता, हमारे जीवन में अगर संडे नहीं होता, छुट्टी नहीं होती, तो हम नीरस जीवन नहीं जी रहे होते। हम पूरे 6 दिन काम करते, क्योंकि एक दिन संडे को हमको रेस्ट मिलता है। हम घर के कुछ काम छोड़ देते हैं कि संडे को उस काम को हम करेंगे। तो नीरसपन जो होता है वो यात्राओं से खत्म होता है। जीवन शैली में मुक्ति दिलाने के लिए यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साना साना हाजोड़ी पाठ में लेखिका का प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर मतलब होता है मंत्र मुग्ध होकर, यानी कि उस पर खो जाना। अभिभूत होकर अर्थात हिमालय पर गिरी बर्फ, सतत प्रवाहमान झरने, अत्यंत वेग से गिरती तीस्ता नदी, प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, आपको याद होगा। प्राकृतिक सौंदर्य से आसक्त होकर यह सोचना कि जीवन का आनंद इसी सौंदर्य में है, यह स्पष्ट करता है कि यात्राएं मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम है। क्योंकि लेखिका कई बार कहती है ना, जब वो तीस्ता नदी में पैर डालती है तो कहती है कि मैं भीतर तक भीग गई और मेरी सारी तामसिकताएं बहने लगी और मैं एक पारिजात देवी सी, अभिशप्त राजकुमारी सी अपने आप को समझने लगी। सब लोग कैमरे में उस चीज को खींच रहे थे, लेकिन मैं अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी, जिससे मैं अपने शहर के डार्क रूम में उसको दोबारा देख सकूं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि यात्राएं जो होती हैं वो मनुष्य को भावशून्य होने से रोकती हैं। तो इस प्रकार से आप इसके पक्ष में उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक का हिरोशिमा के प्रभावित व्यक्तियों से साक्षात्कार कैसे हुआ। अब कैसे, जब वो वहां जाता है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? लेखक को जब जापान जाने का अवसर मिला तब वह हिरोशिमा भी भाग गया, हिरोशिमा भी गया और उस अस्पताल को देखा जहां रेडियम पदार्थ से पीड़ित लोग जो थे वर्षों से कष्ट पा रहे थे। उस प्रकार उसे प्रत्यक्ष अनुभव, आप अगर कोई कहता है कि मुझे ये तकलीफ है, अगर आप खाली सुन रहे हो, लेकिन जब आप देखोगे तब वो प्रत्यक्ष अनुभव होगा ना। तो लेकिन अनुभूति है, अनुभव से गहरी चीज होती है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है इस बात को। यही कारण है कि जब हिरोशिमा में सब देखकर भी उसने तत्काल कुछ नहीं लिखा, फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए फिर वही वाला प्रश्न आ गया ये कि पत्थर पे छाया को देखा, ठीक है, और साक्षात्कार कब हुआ और कैसा लगा। तो वही चीज आप यहाँ पे लिख दोगे कि फिर से उस ट्रेजेडी, समुचित ट्रेजेडी पत्थर पर लिखी गई थी, सब कुछ उसको सामने दिखाई देने लगा, और इस प्रकार जो उसने अभी तक उस पर कविता नहीं लिखी थी, वहां से लौटते वक्त उसने कविता लिखना वहां पर स्टार्ट किया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले सेट की तरफ। अगला सेट भी हमारा है, बैजू वाला क्वेश्चन है ये, हर क्षेत्र में पाए जाते हैं ना। तो बैजू रास्ते में मोशन तिवारी को चिढ़ाते हुए बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। शेष बच्चों ने बैजू के सुर में सुर मिलाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। अतः परिवेश व संगति किस प्रकार बच्चों के चारित्रिक विकास में बाधक एवं साधक बनती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है। माता का अंचल पाठ के आधार पर लिखकर बताइए। देखिए, अगर ऐसा नहीं होता कि संगति का असर नहीं पड़ता, तो आप सभी देखते होंगे आपके पेरेंट्स जब पीटीएम में आते हैं या जब घर में डिस्कस करते हैं तो आपके मित्र कैसे ही जरूर आपसे पूछते हैं, क्योंकि परिवेश और संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है ना। कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में जितनों भी शयन हो जाए तो वो काला रंग होने से खुद को बचा नहीं सकता। आप कितनी अच्छी करो, संगति में मनुष्य का कुछ ना कुछ व्यवहार परिवर्तित होता ही है। तो आपको इसके पक्ष में या इस कथन के बारे में अपनी विचार प्रस्तुत करने हैं कि क्या परिवेश और संगति से बच्चों का चारित्रिक विकास में बाधक होता है कि साधक होता है। देखो, होता तो दोनों है ना। अगर अच्छा संगति हमको मिल गई तो साधक मिल जाएगा, अच्छी संगति मिल गई तो अगर हम माना हमारी हैबिट है, हमारा जो नेचर है वो हम कभी कभी स्कूल जाते हैं, लेकिन हमारा मित्र एक ऐसा मित्र बना जो प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो हम कहीं ना कहीं अच्छी चीज सीखेंगे कि हम डेली स्कूल जा रहे हैं। हमारा काम पूरा नहीं होता है, होमवर्क पूरा नहीं होता है, लेकिन हमारा जो मित्र उसका डेली होमवर्क पूरा होता है, उसको देखकर देखकर हम भी करेंगे। और कहीं आपका होमवर्क पूरा होता है और आपका मित्र जो है वो कभी कभी होमवर्क नहीं भी करता है, आप सोचेगा अरे वो भी तो नहीं करता, अरे एक आध दिन मैं नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं संगति का असर उस पर पड़ता है। तो इस प्रश्न को कैसे लिखोगे? ठीक है, इस प्रश्न को कैसे लिखोगे कि जो बाल मन होता है बहुत कच्चा तथा कोमल होता है। बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं उसी में ढल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कई बार कहती हूँ कि अगर बच्चा गलत बातें सीख रहा है तो सोचने वाली बात है कि कहाँ से सीख रहा है। अगर वो फोन यूज नहीं करता है, अगर फोन यूज करता है तब तो फोन से सीख रहा है। अगर फोन यूज नहीं करता है तो पेरेंट्स के साथ रहता है, बाकी टीचर्स के साथ रहता है, ट्यूशन टीचर या जो भी रहते हैं, इतना ही उसका दुनिया होता है। तो अगर इतने लोगों के साथ रह के अगर वो गलत सीख रहा है, गलत बोल रहा है, तो ये बहुत बड़ा रोल इसमें परिवार और उसके शिक्षकों का हो सकता है। ठीक है,
लेकिन अगर फ़ोन यूज़ करता है तो फ़ोन में तो आप सभी जानते हैं कोई लॉक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप कुछ भी, कभी भी, कहीं भी कुछ भी देख सकते हो। और आजकल तो शॉर्ट्स का ज़माना है, तो शॉर्ट्स की वजह से बच्चे ऐसी-ऐसी चीज़ें उसमें देख रहे हैं कि जिससे उनका मानसिक जो है विकास इस प्रकार से हो रहा है, बहुत ही गलत प्रकार से हो रहा है। तो बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं उसी में ढल जाते हैं। सही परिवेश और सही संगति चरित्र को उज्ज्वल बनाती है। देखिए उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं ना, उज्ज्वल में दोनों जौ आधे आते हैं। वो तो अच्छी संगति जो को चरित्र को उज्जवल बनाएगी। दूसरी ओर अगर गलत परिवेश और गलत संगति मिल गई तो बच्चे को बुरा बना देगी। प्रस्तुत पाठ में भोलानाथ जैसा भोला भाला मासूम बच्चा भी अपने उदंड, जिसे दंड का भय ना हो, उदंड किसको कहते हैं, जिसको दंड का भय ना हो, है ना। जैसे आपने देखा होगा परशुराम लक्ष्मण को बार बार कहते हैं ना उदंड, यानी कि उदंड मतलब कि जिसको दंड का भय है ना उसको उदंड कहते हैं। जैसे आजकल के बच्चों को दंड का भय है ही नहीं, क्या कर लेंगे क्या कर लेंगे, इस तरह का उनका जो मेंटेलिटी हो गई है। तो ऐसे मित्रों के साथ रहने के कारण वो कभी शिक्षकों को चिढ़ाता है तो कभी जीव जंतुओं को सताता है। इसी प्रकार वो गलत संगति में पड़कर दुर्गुणों का शिकार हो जाता है ना, दुर्गुणों का शिकार हो जाता है अगर गलत संगति उसको मिलेगी तो। अतः परिवेश और संगति बच्चों के चारित्रिक विकास में बाधक भी है और साधक भी है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखोगे। अगर अच्छी संगति मिल गई तो बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अगर इस प्रकार जैसे बैजू है, अगर आप चैप्टर ना जब आप आंसर लिखोगे तो बैजू को जरूर मिक्स करोगे, यानी कि चैप्टर से लेकर जरूर ऐड करोगे कि जैसे भोलानाथ को बैजू मित्र मिला और उस वजह से वो भी फंस गया। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं संगति, परिवेश बच्चों का चारित्रिक विकास करती भी है और उसको बाधक करती भी है। तो दोनों तरीके से इसके आंसर आप लिखोगे। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली व्यावसायिक प्रगति और विकास का इन स्थलों तथा प्राकृतिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में व्यावसायिक प्रगति हो रही है, व्यावसायिक माना एक बहुत बड़ा पहाड़ है जहां पर लोगों का, जहां दुकान का नामो निशान है और वहीं खुल जाता है मॉल, आप समझ रहे हैं। तो मॉल खुल गया तो क्या होगा, मॉल में सामान रखने के लिए गाड़ियों का प्रयोग होगा, वहां लोग आएंगे, भीड़ होगी, वहां का जो कचरा होगा वो जाएगा। तो व्यावसायिक प्रगति अगर हो रही है तो इन स्थलों का प्राकृतिक वातावरण में क्या चेंज आता है, बहुत चेंज आता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देंगे कटाव का। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। लेखिका ने कटाव क्षेत्र का उदाहरण देकर पर्यटन स्थलों में फैली गंदगी की समस्या को संकेत किया है। बहुत अच्छा चैप्टर था ये। पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ जाकर वहां गंदगी और प्रदूषण फैलाती है, जिसके कारण वहां का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट होने लगता है। इसके समाधान के लिए आज के नवयुवक, अब इसमें अब ये पूछा गया है ना कि कटाव क्षेत्र का उदाहरण देकर किस समस्या की ओर संकेत किया गया है। इसके समाधान में नव युवकों की क्या भूमिका हो सकती है। साना साना हाथ जोड़ी भाई। पहले कहें तो नव युवक ही ये कूड़ा फैलाते हैं। 60 70 80 साल का बूढ़ा नहीं जाता है पहाड़ों में कूड़ा फैलाने, वो नव युवक ही होते हैं, यूथ ही होता है, यूथ ही भूमिका निभा सकता है। कहते हैं ना कि अगर बिल्ली को ही दूध की रक्षा करने के लिए रख दिया जाए तो बिल्ली को चूहे थोड़ी पिएंगे, है ना। तो उसी प्रकार यूथ को, उस युवा को हम क्या कह सकते हैं कि आप कैसे जिम्मेदारी निभाएंगे। तो नवयुवक विशेष अभियान चलाकर प्राकृतिक स्थानों की गंदगी मुक्त, जैसे अब चलते हैं ना स्वच्छता अभियान चल रहा है या गो क्लीन गो ग्रीन, इस प्रकार से चल रहा है। तो ये अभियान कहीं ना कहीं यूथ के द्वारा चलाए जा रहे हैं, कुछ यूथ के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा अभियान बने कि लोगों के मस्तिष्क पे छा जाए और मनुष्य गंदगी करने से पहले सोचे कि मैं प्रकृति को गलत कर रहा हूँ, गंदा कर रहा हूँ, तो इससे क्या दुष्परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। तो इस प्रकार से पॉइंट्स बना के इसके आप आंसर लिखोगे कि नवयुवकों की भूमिका हो सकती है कि पेड़ लगाएं, लोगों को समझाएं, बैठकें कराएं, गोष्ठी कराएं, नुक्कड़ नाटक कराएं, है ना। इस प्रकार से आप इसके पॉइंट्स बनाएंगे। अगला प्रश्न है, विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न हम एक प्रकार से पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से समझ लीजिए कि विज्ञान का दुरुपयोग पे चर्चा की गई है। आपने जैसे हिरोशिमा के बम विस्फोट का पढ़ा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र में उनका जो सैनिक थे वो जो समुद्र में नदी में डाल रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, उसको भी बड़ा जो मछली थी उनका नुकसान हो रहा था। तो जिसमें इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जिसमें हिरोशिमा के बम विस्फोट के उदाहरण देकर ये समझाया गया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणों ने वहां के जो लोग थे उनको प्रभावित किया, इससे लोगों को भाप बनाकर उड़ा दिया गया। आजकल विज्ञान का दुरुपयोग कई स्तरों पर किया जा रहा है। इसके लिए आप आतंकवाद ले लीजिए, जो बम विस्फोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप अमेरिका की बहुमंजिली इमारत को तहस नहस करना हो या मुंबई में एक बम विस्फोट आदि, इन जो है गाड़ियों पर आग लगाना हो, ये सब कहीं ना कहीं क्या है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। जैसे भ्रूण हत्या हो, जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है, किसान कीटनाशक और जहरीले रसायन का प्रयोग करके फसलों का उत्पादन कर रहा है, ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से ये पहली वीडियो हम पढ़ चुके हैं तो उसको हम ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। ये विज्ञान का दुरुपयोग है। अब बढ़ते हैं आगे। भोलानाथ और उसके मित्र सामूहिक रूप से खेल खेलते थे। माता
हाँ, तो ये चैप्टर है माता का अंचल। तो भोलानाथ और उसके मित्र सामूहिक रूप से खेल खेलते थे। माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि तत्कालीन और वर्तमान समय में बच्चों की खेल सामग्रियों में क्या परिवर्तन आ गए, मतलब उस समय के खेल खिलौने कैसे होते थे और आजकल के खेल खिलौने कैसे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, बच्चों के खेलों में हुए परिवर्तन का उनके मूल्यों पर कितना प्रभाव पड़ा है। देखो, सबसे बड़ा प्रभाव मैं आपको बताती हूँ, ज्वलंत एग्जाम्पल। अगर आप किसी बच्चे कोई बच्चा मोबाइल में गेम खेल रहा, अगर आप मांग लीजिए, वो इतना आक्रामक हो जाता है कि वो सामने वाले को मार सकता है। तो आप सोचिए ना, खेलने की सामग्री थी, मोबाइल में खेल खेल रहा था, लेकिन वो इतना आक्रामक हो गया कि अपने सामने वाले पर हथियार उठा सकता है, कुछ भी कर सकता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। तो खेल की सामग्री ही परिवर्तित नहीं हुई है, बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ा है। चलो, इस चैप्टर का आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग इस क्वेश्चन का। भोलानाथ और उसके साथियों के द्वारा खेले जाने वाले खेल सामूहिक रूप में मिलजुल कर खेले जाते थे। उनके खेलने की सामग्री अधिकतर मिट्टी के खिलौने, लकड़ी, मिट्टी के घड़े के टुकड़े, ठीक है, घड़े के टुकड़े, धूल, पानी, पत्ते और कागज आदि होते थे। जबकि आज प्लास्टिक के खिलौने हैं, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं। खेल सामग्रियों में आए उपयुक्त अंतर ने बच्चों के नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित किया है। वर्तमान समय में बच्चों द्वारा जो खेल खेले जाते हैं, उन्होंने बच्चों को एकाकी बना दिया। आप अगर बच्चों को अगर कहते हैं ना बिजी अगर करना, तो क्या करना, उसके सामने या तो टीवी खोल दो या मोबाइल रख दो, तो बच्चा आपको पूछे, उसको उसको खाने पीने की होश भी नहीं रहेगी। एकाकी बन गया, किसी के साथ नहीं खेल रहा है, बाहर ग्रुपिंग में नहीं खेल रहा है। उनमें सहभागिता, सहयोग और सामाजिकता, ये 3 पॉइंट ज़रूर लिखेंगे आप कि सहभागिता, अगर आप गेम खेलेंगे एक साथ, तो आप सहभाग करना सीखेंगे। ठीक है, अभी मैंने बैटिंग की, फिर मैं बॉलिंग करूँगा, मैं अभी मैं ये बनूँगा। सहयोग, सहयोग की भावना नहीं आएगी। और सामाजिकता, सामाजिकता का गुण कैसे सीखेगा वो कमरे के अंदर रह के। सहभागिता, सहयोग और सामाजिकता जैसे गुण धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हमारा जो समाज, इसमें उपद्रवी लोग ऐसे बन रहे हैं, वो इसका कारण ही है, क्योंकि एकल जीवन जीते हैं, किसी की सुनते नहीं है, फिर समाज में आते तो वहाँ हुड़दंगबाजी करते हैं। तो इसलिए जो आजकल के बच्चे हैं, जो वर्तमान जो समय में खेल हो गए हैं, प्लास्टिक की दुनिया हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के खिलौने हो गए हैं, तो बच्चे को एकाकी बना रहे हैं, जिस कारण उनमें सहभागिता, सहयोग और सामाजिकता जैसे गुणों का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, युमथांग में लेखिका सिक्किम की एक चिप्स बेचने वाली महिला से मिलकर अधिक प्रसन्न हुई। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका की प्रसन्नता का कारण क्या था। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो कारण ये था कि जो सिक्किमी युवती थी वो कहती थी मैं इंडियन हूँ, समझ रहे हैं। तो लेकिन ये तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखेंगे आप। तो आप इसको पूरा भूमिका बना के लिखेंगे कि लेखिका को युमथांग में सिक्किम की एक चिप्स बेचने वाली महिला से मिलकर प्रसन्नता हुई। शुरुआत में लेखिका ने जब उस चिप्स बेचने वाली युवती से पूछा क्या तुम सिक्किमी हो, तब उसने उत्तर दिया नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह सुनकर लेखिका को अच्छा लगा। आप पूरी भूमिका देंगे, नहीं तो आंसर छोटा हो जाएगा और 4 नंबर का मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसने यह अनुभव किया कि सिक्किम के लोग भारत से मिलकर बहुत प्रसन्न हैं। सिक्किम के लोगों ने पूरे मन से भारत को अपना देश मान लिया है और हर एक सिक्किमी व्यक्ति भारतीयों में इस प्रकार मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में था ही नहीं। चिप्स बेचती युवती के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के स्वरूप को अनुभव कर लेखिका को अत्यंत प्रसन्नता। तो राष्ट्रीय एकता, आप इसमें एक शब्द जरूर लिखेंगे, राष्ट्रीय एकता, जब चिप्स वाला मैटर आएगा तब। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिरोशिमा के एक जले हुए पत्थर पर पड़ी छाया को देखकर लेखक ने क्या अनुमान लगाया। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अंदर बताइए। तो ये हम अभी 2 पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। क्या अनुमान लगाया, उसको पता चला कि यहीं पर जो है रेडियोधर्मी जो किरणें हैं वो यहाँ पर आई होंगी और मैंने उसको झुलसा दिया होगा, और वो प्रत्यक्ष रूप से उसको अनुभूति हुई कि मानो कोई व्यक्ति खड़ा हो, उसको मतलब उसको कहीं ना कहीं भोक्ता बन गया। तो वही जो प्रश्न भी हमने आगे डिस्कस किया, उसी का आंसर आप इसमें यहाँ पर ऐसे बना के लिख देंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन है से है, ठीक है, इसको देखते हैं हम। लेखक के मन में हिरोशिमा पर गिरे अणु बम के कारण विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति विद्रोह था। उसके मन में एक विवशता का जन्म हुआ। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर, लेखक की इस भीतरी विवशता का वर्णन कीजिए। क्योंकि मैं क्यों लिखता हूँ, मैं लेखक पहले बताता है कि हम कुछ विवशताओं के कारण, मतलब मजबूरियों के कारण लिखते हैं। कुछ होती है बाह्य विवशता, कुछ होती है आंतरिक विवशता। तो यहाँ पर जो उसकी भीतरी विवशता थी, जो उस वो परमाणु बम या अणु बम के कारण जो उत्पन्न हुई, उसको यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे। लेखक की भीतरी व्यवस्था का वर्णन करना बड़ा कठिन है। क्यों, क्योंकि लेखक विज्ञान का विद्यार्थी रहा है और उसकी नियमित शिक्षा भी विज्ञान विषय में हुई है। अणु का सैद्धांतिक ज्ञान लेखक को पहले से ही था, मैंने कहा थ्योरेटिकल नॉलेज थी कि ऐसा
आप भी तो जो पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है उसकी कि ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, ये होता है, तो उसको भी सैद्धांतिक ज्ञान था। परंतु जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा, तब लेखक ने उससे संबंधित खबरें पढ़ी, साथ ही उसके परवर्ती प्रभावों का विवरण भी पढ़ा, है ना। परवर्ती मतलब होता है उसके बाद पड़ने वाले प्रभाव। जैसे कोरोना के बाद सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा है कि लोगों में हार्ट अटैक जैसी बीमारियां बहुत आम हो गई हैं, और मौतों का जो कह सकते हैं हम आंकड़ा, वो बढ़ता जा रहा है। ये कोरोना का परवर्ती प्रभाव है, कोरोना काल का परवर्ती प्रभाव सबसे बड़ा अगर जो पड़ा है वो हार्ट पे पड़ा है, ठीक है। जिसने भी वैक्सीन ली, या हम कुछ भी कह सकते हैं इस मामले में, तो ये कोरोना का परवर्ती प्रभाव है, उसके बाद का प्रभाव है, ठीक है। तो ऐसे ही जो परवर्ती समझ में उनको आया, ठीक है, किसको, लेखक को, तो वो भीतरी व्यवस्था का वर्णन जब वो करते हैं, विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। लेखक ने इसके बारे में लेख आदि में कुछ भी नहीं कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वो बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है कि अनुभूति के स्तर से जो व्यवस्था होती है वो बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। आप जो फील कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि उसको हम एक एक चीज को शब्द में आपको बयां, कई बार कहते हैं ना कि मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूं जिसके लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, बस वही अनुभूति है, वही व्यवस्था है जिसको बौद्धिक पकड़ नहीं सकता, जिसको बुद्धिता पकड़ नहीं सकती, जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आपको इस आंसर पे यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो भीतरी व्यवस्था उसकी आ गई, उसने वो ये सैद्धांतिक ज्ञान था और ये था, और उसने कुछ लिखा भी, बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। अगला है, सिक्किम की यात्रा करते समय लेखिका को बौद्ध धर्म संबंधी किन आस्थाओं और विश्वासों का जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, जानकारी प्राप्त हुई, तथा लेखिका ने उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया जो है अभिव्यक्त की। सबसे पहले जो सिक्किम यात्रा करते वक्त लेखिका ने देखा, अनेक लोग वहां बौद्ध धर्म को मानते हैं। जैसे अगर माना, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, हम चैप्टर पढ़ रहे थे, अगर माना हम वैष्णो देवी जाते हैं, तो हमको वहाँ पर आपको सब वैष्णो देवी नाम से ढाबा, रेस्टोरेंट या कोई भी चीज़ मिलेगी, होटल ऐसा मिलेगा। और अगर आप जाते हैं हरिद्वार तो आपको गंगा मैया के नाम पर मिलेगा। आप जाते हैं अल्मोड़ा तो आपको गोलजू के नाम का कुछ ना कुछ तो है, गोलू नाम से, गोलजू नाम से, इस प्रकार से आपको संस्थान मिलेंगे, उस प्रकार से आपको दुकानें मिलेंगी, या आपको गाड़ी के अंदर उनकी फ़ोटो मिलेगी। तो वहाँ बौद्ध धर्म को बहुत अपनाते थे। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी आत्मा की शांति के लिए कितने पताकाएं, 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती थी, और किसी शुभ अवसर पर भी पताकों को फहराया जाता था, और वो रंगीन होती थी और उन्हें उतारा नहीं जाता था, ये अपने आप नष्ट हो जाती थी। लेखिका ने पहाड़ी रास्तों पर एक कतार में लगे सफेद पताकाओं को भी देखा, जिन पर शांति और अहिंसा के मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका इनसे काफी प्रभावित थी। अगर बौद्ध धर्म वाला क्वेश्चन यहाँ पर आता है तो आप वही पताकाओं वाला लिखोगे, प्रेयर व्हील वाला भी लिख सकते हो साथ में, और ये पताकाओं वाला कि श्वेत पताकाएं और रंगीन पताकाएं। पताका माने होता है ध्वज या झंडे। अगला क्वेश्चन है, बच्चे आपस में हुए झगड़े, रोना धोना आदि को मन में अधिक देर तक नहीं रखते। माता का अंचल पाठ के आधार पर इस कथन पर उदाहरण सहित अपने विचार स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि बच्चे इन चीज़ों को अपने मन में नहीं रखते, तो एग्जाम्पल कैसे देंगे। तो माता का अंचल पाठ में भोलानाथ और उसके मित्र बाग में बिच्छू को देखकर डर गए और भागकर आ रहे थे। रास्ते में उन्हें मुशन तिवारी नाम का एक व्यक्ति मिल गया। अब वो देखो डर के भाग रहे थे। भोलानाथ का मित्र बैजू ने चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। उसकी मित्र मंडली ने उसका साथ दिया और उन्हें चिढ़ाने लगे। इस पर मुशन तिवारी ने उन्हें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। बैजू तो वहां से भाग गया, लेकिन भोलानाथ पकड़ा गया। पाठशाला की गुरुजी ने भोलानाथ को बहुत डांटा। जब यह बात उसके पिताजी को पता चली तो पाठशाला में लेने गए। पिताजी को देखकर भोलानाथ जोर जोर से रोने लगा, परंतु रास्ते में घर जाते समय फिर उसने अपनी मित्र मंडली देखी तो अपना रोना धोना छोड़कर, पीड़ा को भूलकर उनसे जा मिला। इस घटना से स्पष्ट होता है कि बच्चे रोना धोना, पीड़ा, आपसी झगड़े ज्यादा देर तक अपने साथ नहीं रखते। और काश बड़े लोग भी ऐसे होते तो हमारे मन में जो आज डिप्रेशन, एंजाइटी, सिरदर्द, तनाव, अलग कई प्रकार की मानसिक बीमारी जो आज हमें है, उसका कारण यही है कि हम चीज़ों को अपने पकड़ के रख लेते हैं। काश हम भी बच्चों की तरह, और आप बच्चे जो भी सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, आपके अंदर ये भावना है कि आप झगड़े, रोना धोना, दुख किसी को भी बहुत देर तक अपने अंदर नहीं रखते हो। तो ये तो एक थोड़ा मॉरल लेक्चर हो गया, लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार लिखोगे और इस यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल लिखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अभी कितने सेट हैं, अभी और हैं। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पहुंचे थे। ये वाला क्वेश्चन, भोलानाथ ने अपने पिताजी के साथ घनिष्ठ, कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे तो उसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। भोलानाथ वाला चैप्टर है, माता का अंचल वाला चैप्टर। इसमें पिताजी से घनिष्ठ संबंध थे, वे उसके साथ हर खेल में हिस्सा लेते थे। भोलानाथ की उसके पिता के साथ कुश्ती से किस प्रकार के संबंधों का पता चलता है
क्या इस प्रकार के संबंध आज भी विद्यमान है? माता के अंचल पाठ के आधार पर लिखिए। बिल्कुल विद्यमान नहीं है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि आजकल माता पिता दोनों नौकरी वाले हैं, उनको इतना समय नहीं मिलता है, या हम शहरी आधुनिकता दौड़ दौड़ की बात करें, समय की कमी की बात करें, ऐसा माहौल आजकल नहीं दिखता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? भोलानाथ की उसके पिता के साथ कुश्ती से पिता पुत्र के बीच आत्मीय संबंधों का पता चलता है। आज समाज में अधिक धन कमाने की अंधी दौड़ में पिता पुत्र के बीच इस प्रकार का संबंध लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, लुप्त माने होता है गायब, लुप्त होते जा रहे हैं। निर्धन वर्ग में तो इस प्रकार के संबंध फिर भी देखे जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, किसान अगर आप हैं, बात निर्धनता की नहीं है, बात प्रोफेशन की भी है। अगर पिताजी किसान हैं तो आप उनका साथ रह सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, किंतु उच्च स्तर में समाज के पिता के लिए तो इस प्रकार के खेलों के लिए समय निकालना बहुत कठिन है। आधुनिक जीवन शैली तथा आगे बढ़ने की दौड़ से जो ये वर्णित जो संबंध है, ये आत्मीय संबंध कमजोर पड़ता जा रहा है। अगला प्रश्न है, युमथांग जाते हुए लेखिका ने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। साना साना हाजोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखिका को यह अनुभव कब हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है। बहुत अच्छा प्रश्न, इसका डिस्कस जरूर करेंगे। तो युमथांग जाने के मार्ग में जब धुंध थोड़ी कम हुई, जो धुंध लगी थी, कोहरे की धुंध लगी थी, वह जब हटी, तो लेखिका ने देखा कि चारों ओर स्वर्ग जैसी सुंदरता विद्यमान है। जहां तक देखो खूबसूरती ही खूबसूरती है। सतत प्रवाहमान झरने हैं, नीचे वेग से बहती हुई तिस्ता तिस्ता नदी है, सामने से उठती हुई धुंध तथा ऊपर की ओर मंडराते बादल हैं, धीमी हवा से हिलोरे लेते प्रियुता रोडोडेंड्रो के फूल हैं। आपको नाम याद नहीं भी आएंगे तो आप इतना लिख देंगे कि हिलोरे लेते फूल हैं। ये सभी मन को मोह रहे थे, और यह सब देखकर लेखिका को अनुभव हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है। देखो, चलना है ना, मशीन में भी जंग लग जाता है अगर वो चलती नहीं है, तो हम तो मनुष्य हैं। तो चलायमान सौंदर्य ही देखो, धरती अपना, अगर सूरज एक दिन आना रोक दे तो क्या हो जाएगा, हवा अगर चलना बंद हो जाए तो क्या हो जाए, आप सभी जानते हैं। तो ये चलायमान जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिरोशिमा में विस्फोट पीड़ित लोगों को देखकर लेखक का हृदय उनकी पीड़ा से व्यथित हो गया। व्यथित माने दुखी हो गया, परेशान हो गया। मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के आधार पर बताइए कि हिरोशिमा पर लिखी कविता अतः अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। अब देखो, अभी तक हम पढ़े थे कि हिरोशिमा की जो विस्फोट है वो उनकी भीतरी है, अब इसको बाह्य और अंतः दोनों के अनुसार बताना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? मैं क्यों लिखता हूं पाठ में, जब लेखक जापान घूमने गया तो हिरोशिमा में उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उसका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर उसको लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु जले पत्थर पर, ये जला पत्थर हर समय क्वेश्चन में आ रहा है, आप ध्यान देंगे। किसी व्यक्ति की उजली छाया को देखकर उसको हिरोशिमा से विस्फोट के प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति हुई, जिसने लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। उस पर हिरोशिमा पर लिखी कविता अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। तो आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे कि वहां गया, देखा, ठीक है, आंतरिक भी था, बाह्य दबाव दोनों थे। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। बढ़ते हैं आगे। आगे अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए कि जो बच्चा है वो माता के द्वारा अधिक सजाया संवारा जाता है या पिता के द्वारा सजाया संवारा जाता है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि भोलानाथ के खाने तथा खेलने हेतु जाने के प्रसंगों से आपको क्या शिक्षा मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो माता का अंचल पाठ के आधार पर यह पता चलता है कि जो बच्चा है वो न केवल माँ और न केवल पिता के द्वारा सजाया संवारा भी जा सकता है, बल्कि उसके लिए माता और पिता दोनों की संयुक्त रूप से जरूरत होती है। जब भोलानाथ के पिता उसे भोजन कराना भूल जाते थे या नहीं खिला पाते थे, तो माँ से रहा नहीं जाता था और वो भोलानाथ को भोजन कराती थी। इसी प्रकार जब भोलानाथ खेलने जाता तो उसको कोई संकट महसूस होता तो पिता के पास न जाकर माँ के पास जाता है, क्योंकि माँ की गोद में उसको जो ममता और जो स्नेह मिलता है वो जख्मों को भरकर सुरक्षा दे सकती है। इस पाठ में एक प्रसंग है कि भोलानाथ एक सांप को देखता है, वह किसी सुरक्षित स्थान पर छिपना चाहता है जहां वह सांप सुरक्षित रह सके, तब वह अपनी माँ के आंचल में छिप जाता है, क्योंकि माँ का दुलार, माँ का प्यार, स्नेह अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ का आंचल ही सबसे सुरक्षित स्थान होता है। ठीक है, तो सजाया सवारा तो दोनों के उससे जाता है, और खेलने से प्रसंगों से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि माँ का आंचल, चैप्टर का नाम माता का आंचल, तो आप उसको जरूर हाईलाइट करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में हमारे रीति रिवाजों परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान है ना। जैसे हरेला हम मनाते हैं, ठीक है, हरेला हमने मनाया, और भी हमारे ओग्या हमारे यहाँ होता है। तो और भी जो पहाड़ों के जो रीति रिवाज से जो मनाए जाते हैं, पहाड़ों की पूजा, गोवर्धन पूजा, जानवरों की पूजा की जाती है, पर्वत की पूजा की जाती है, इस प्रकार से। ठीक है, इसलिए हमें उन्हें पुनः अपनाने की आवश्यकता है। नदियों की पूजा की जाती है। साना साना हाथ जोड़ी
पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। बिल्कुल हम मत जो है मत प्रकट करेंगे। तो पर्यावरण संरक्षण में हमारे वहाँ तो नदी की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, फसल की पूजा होती है ना। तो उनको अगर हम दोबारा अपनाएंगे तो क्या नदी को दूषित करेंगे? ठीक है, क्या हम नदी को गंदा करेंगे? क्या हम पहाड़ों को पेड़ों को काटेंगे? तो इस प्रकार से हम फसल का नुकसान करेंगे? नहीं करेंगे। तो पर्यावरण संरक्षण में हमारे रीति रिवाज व परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हमें उन्हें पुनः अपनाने की आवश्यकता है। साना साना हाजोड़ी पाठ के आधार पर हमें इस कथन के पक्ष में है, क्योंकि हम भी ऐसे ही समाज में रहते हैं जहां बहुत ही रीति रिवाज और परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान है। ये रीति रिवाज हमारे पूर्वजों की पीढ़ी से चले आ रहे हैं, इसलिए हमें उनको बरकरार रखना चाहिए। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी रीति रिवाजों को अपनाना चाहिए तथा हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जैसे आप देखेंगे जब हरेला आता है तो जुलाई में एक पूरा हरियाली वीक चलता है, हरेला सप्ताह चलता है, जब पेड़ लगाए जाते हैं पूरे मंथ, उसमें कहीं ना कहीं पेड़ों की बात की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृतिकार की ईमानदारी से आप क्या समझते हैं? मैं क्यों लिखता हूं कि लेखक ने इसे ईमानदारी से के समक्ष लेखक ने इस ईमानदारी के समक्ष किस तरह की लेखक की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूं चैप्टर से है। तो लेखक को विश्वास है कि सच्चा लेखन भावनाओं और भावुकता आंतरिक अनुभव से प्रेरित होता है। लेखन की व्यवस्था मन के अंदर छिपी भावनाओं और अनुभूतियों के साथ जगती है, बाहरी घटनाओं से नहीं। ये तो व्यवस्था, अनुभूति तो भीतर से जागेगी ना भाई। एक कवि तब तक उन भावनाओं के व्यक्त करने के लिए लिखने में सक्षम नहीं होता जब तक उसका हृदय उन अनुभवों के कारण संवेदनशील नहीं होता। तो लेखक बताता है कि वह लिखने के मन के दबाव से मुक्त होता है, अर्थात लेखक उनके भावों और भावनाओं को अवगत कराने का एक माध्यम बनता है। कई बार लेखक का मन शायद लेखन के लिए उत्सुक नहीं होता, लेकिन प्रकाशक की विनती उसे लेखन के लिए विवश कर देती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक कारण भी हैं जो लेखक को लिखने के लिए विवश करते हैं। अब ईमानदारी, यहाँ पर कृतिकार की ईमानदारी ये है कि वह इस भेद को बनाए रखता है कि वो कौन सी रचना, कौन सी कृति बाह्य दबाव से लिख रहा है और कौन सी कृति भीतरी दबाव से लिख रहा है। यही उसकी ईमानदारी है कि आप किसी की रचना से पता नहीं लगा सकते कि ये इसने अपने मन से लिखा है या किसी के कहने पर लिखा है। ठीक है, यही उसकी ईमानदारी है। और ईमानदारी के समझ किस तरह की व्यवस्थाएं आती हैं, वही प्रकाशक का तकाजा, आर्थिक आवश्यकता, ये सब उसको लिखना पड़ता है ना। जैसे माना आप देखेंगे न्यूज़पेपर में किसी एक ही पार्टी का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो ये क्या है, ये आर्थिक आवश्यकता के कारण ऐसा हो रहा है, पैसे के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये कृतिकार ईमानदारी से बना के छुपा के रखता है कि वो कौन सी रचना किसी के कहने पर कर रहा है और कौन सी रचना स्वयं से कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सेट देखते हैं। इसके बाद कितने, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगला देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे तो उसको हम नहीं करेंगे। मानवीय मूल्यों का पतन होने से उसका दुष्प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ा है। मनुष्य ने पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन किया है। साना साना हाथोड़ी पाठ का आधार बताइए कि मानवीय मूल्यों का पतन पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचा रहा है। मानवीय मूल्य की इससे पहले हमने चर्चा कर चुके हैं कि मानवीय मूल्य का हनन हो रहा है, प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं। प्रकृति की पहले पूजा होती थी, हमारे मानव मूल्य ये थे कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ों को नहीं काटते हैं, नदी को दूषित नहीं करते हैं। लेकिन मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है तो इस प्रकार दुष्प्रभाव जो पड़ा पर्यावरण पे ही पड़ रहा है। हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, किसी प्राकृतिक स्थल पे जाते हैं, पर्यटन स्थल पे जाते हैं, वहाँ गंदगी फैलाते हैं, कूड़ा करते हैं, हम वहाँ पर पॉल्यूशन लेके जाते हैं। तो मनुष्य ने पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन तो किया ही है। साना साना हाथोड़ी पाठ करता है कि मानवीय मूल्यों का पतन पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचा रहा है। तो अभी आपने एग्जाम्पल समझा ना कि मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी भूलता जा रहा है, वो प्राकृतिक संसाधनों को एक इजी वे में ले रहा है ना, उसको सामान्य समझ रहा है और ये नहीं समझ रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के साथ साथ, जैसे माना आप 2 पेड़ काटते हैं, आपको 4 पेड़ लगाने चाहिए। आप 1 पेड़ काटते हैं, आपको 2 पेड़ लगाने चाहिए, लगाने ही नहीं चाहिए, उनको देखभाल भी करनी चाहिए। नदियों को दूषित नहीं करना चाहिए, पहाड़ों के साथ विकास के नाम पर जो है खेल नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, प्राकृतिक आपदाएं आप सभी लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है। विभीषिका मतलब होता है भयंकरता। किस भयंकरता का, विज्ञान के दुरुपयोग का जो भयंकरता है उसका वर्णन किया है। एक तो हिरोशिमा का एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा ब्रह्मपुत्र वाला देते हैं, तीसरा आप यहाँ पर खुद से भी लिख सकते हैं कि विज्ञान का जहां जहां दुरुपयोग हो रहा है वो हमने पहले लिखा है। ठीक है, तो उस विभीषिका, यहाँ पर हिरोशिमा का तो आप लिखोगे ही लिखोगे, हिरोशिमा का लिखोगे कि वहां पर पत्थर, बस पत्थर वाला मेंशन आपने जरूर करना है यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन में
माता का अंचल पाठ में बच्चों ने भूषण तिवारी को चिढ़ाया, जिस कारण उन्हें दंड भी मिला। क्या बच्चों को दंड देना उचित है? इस विषय में पक्ष या विपक्ष। अब यहाँ पर तो बच्चे अपना पक्ष लिखेंगे, नहीं बिल्कुल दंड नहीं देना चाहिए, है ना। लेकिन अगर दंड, यहाँ पर आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उन्हें दंड भी मिला। देखो दंड कभी कभी वो जरूरी होता है, लेकिन वो दंड यह ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को शारीरिक रूप से कोई नुकसान हो। दंड मिले, चाहे वो भय के रूप में हो, चाहे डर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, बच्चों को दंड मिलना चाहिए, लेकिन वो इस प्रकार का ना हो कि उनको शारीरिक हानि हो। ठीक है, उससे क्या होगा, क्योंकि बच्चा जो होता है वो कहते हैं ना, भय बिनो होई ना प्रीति, डर के बिना तो प्रेम भी नहीं होता है। तो अनुशासन कैसे आएगा? अनुशासन में डर का होना आवश्यक है। नियम में तब तक बच्चा नहीं आएगा जब तक उसको डर नहीं होगा। तो हाँ, अगर आप चाहें तो विपक्ष में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उन्हें दंड मिला, मैं तो पक्ष में लिखूंगी, और आप, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नजरिया है, आप इसको अपने अनुसार लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस के सेट यहाँ पर सॉल्व किए। तो आशा करती हूँ कृतिका के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लगभग लगभग इंक्लूड हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो जो है ये सब क्वेश्चन ऐसे ही रिपीटेड हैं। ठीक है, ये आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है, ये मैं इंडियन हूँ, जाति धर्म, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।